नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ आज का यूजीसी नेट जेआरएफ मनोविज्ञान पेपर सेकंड का सेशन, जो कि आज का सेशन रहेगा यूनिट 5 के लिए। और हम देखेंगे इसके सिलेबस को जो कि दिया गया है एनटीए के द्वारा, और साथ ही साथ फिर हम देखेंगे उस सिलेबस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चन, और साथ ही साथ आप उसका रिवीजन कर सकें और आप सुनिश्चित कर सकें कि इस यूनिट के आपको जो क्वेश्चंस अगर हैं तो उसका कितना अच्छा तैयारी है। तो चलिए देखिए, यूनिट 5 हमारे पास है अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति तथा विस्मरण या विस्मृति कह लें। ये हमारे यूनिट 5 के रूप में देखने को मिल रहा है। जो साथी मेरे साथ डिटेल कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल कोर्स अवेलेबल है ऐप के ऊपर। ऐप का जो डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर पेपर सेकंड मनोविज्ञान का दिसंबर 2024 के लिए बैच अब शुरू है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अभी 56% जो हमें देखने को मिल रहा है, इसमें 49% डिस्काउंट के साथ आपको 5600 का ये बैच पड़ेगा। और जैसे एग्जाम हो जाता है 30 के बाद, तो 30 के बाद ये रेट बढ़ने वाला है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 30 तक परचेज कर लें। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं इसमें, इसके अंतर्गत 450 घंटे से ज्यादा की क्लासेस रहेंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस प्रीवियस बैच की अवेलेबल है, साथ ही साथ करंट बैच के लाइव क्लासेस और उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 2500 से ज्यादा क्वेश्चन, 1 साल की वैलिडिटी है, यानी ये दिसंबर एग्जाम के लिए और फिर जुलाई 2025 के लिए, दोनों के लिए ये हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों के लिए देखने को मिलेगा। 2016 से 2024 तक के इसमें पीवाईक्यू मिलेंगे, साथ ही साथ 5 और 5 प्लस 5 यानी टोटल 10 एमसीक्यू हो गए, क्योंकि दोनों बारी के 5-5 हो गए एमसीक्यू, तो 10 एमसीक्यू आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले आज का कंटेंट। तो आज का कंटेंट यूनिट 5 यानी अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति तथा विस्मरण। जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन सेशन चल रहा है, 10 यूनिट हमारे पास एनटीए ने प्रिस्क्राइब किए हैं। 10 के 10 यूनिट को हम देखेंगे यहां पर और उसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम। तो यहां पे जो यूनिट 5 है अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति तथा विस्मरण। तो देखें इसके हमारे पास सिलेबस को। तो अब जब हम इसके सिलेबस को देखेंगे तो इसमें जो टॉपिक्स हमें दे रखे हैं, लगभग हमें 18 टॉपिक्स में देखने को मिलते हैं जो दे रखे हैं। अटेंशन अवधान हो गया, फॉर्म्स, मॉडल्स, अवधान के स्वरूप भी और अवधान के अलग अलग जो मॉडल दे रखे हैं वो हमें देखने हैं। स्टडी ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्षण के अध्ययन को देखना है। इसमें गेस्टॉल्ट और फिजियोलॉजिकल अप्रोच है। हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा जो परसेप्शन के ऊपर थ्योरीज हैं वो गेस्टॉल्ट थ्योरीज हैं, गेस्टॉल्ट के सिद्धांत हैं। फिर शारीरिक उपागम, फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्यक्षणात्मक संगठन। तो यहाँ गेस्टॉल्ट, फिगर ग्राउंड, लॉ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लॉ दे रखे हैं, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं या परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो हमें देखना है। गेस्टॉल्ट, आकृति, पृष्ठभूमि और संगठन के नियम। फिर देखते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, प्रत्यक्षणात्मक स्थैर्य। हमें जो देखने को मिलता है कि रंग, रूप, फिर हमें आकार, आकृति और भ्रम, इनमें किस तरह से स्थिरता है और साथ ही साथ किस तरह से हम इसमें स्थिरता न मिलने के कारण भ्रम को उत्पन्न होते हुए देखते हैं। फिर प्रत्यक्षण का हमने अभिरूप, गहराई और गति देखनी है। फॉर्म, डेप्थ एंड मूवमेंट देखना है। यानी यहां पे हम एक नेत्री और द्विनेत्री की बात कर रहे हैं, हम यहां पे मोनोकुलर और बायनोकुलर की बात कर रहे हैं, उस चीज को हम यहां देख रहे हैं। फिर रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन परसेप्शन, प्रत्यक्षण में कैसे अभिप्रेरणा और अधिगम हमारे सहयोग करते हैं। फिर सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, संकेत अनुसंधान का सिद्धांत, जो कि हमें अलग अलग तरह के जो परसेप्शन के थ्रेशोल्ड्स हैं उनके ऊपर बात करता है, अलग अलग तरह का थ्रेशोल्ड उसके ऊपर बात करेगा। फिर परसेप्शन ऑफ मिसलेनियस टॉपिक्स, परसेप्शन के जो अलग अलग हमारे विषय हैं, जिसमें सबलिमिनल हमें देखने को मिलता है, ऊर्ध्वपतन देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सूचना प्रक्रमण देखने को मिलता है, कल्चर एंड परसेप्शन, संस्कृति से क्या संबंध है, स्टाइल्स हो गए और पैटर्न हो गया, शैली और पैटर्न देखने को मिलेगा परसेप्शन का। और फिर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हमारा पारिस्थितिकी जन्य दृष्टिकोण, जिससे कि हम विकसित होते हुए देखते हैं किसको, अपनी धारणा को। इसके बाद लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज हो गई। फंडामेंटल थ्योरीज, मूलभूत सिद्धांत है, थॉर्नडाइक, गुथरी, हल्का।
फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन हमें देखने को मिलेगा। स्किनर का इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इसी के बेसिस पे हमें नैमित्तिक अधिगम किस तरह से मैंने गलत बोल दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलॉव का हमें देखने को मिलता है, शास्त्रीय अनुकूलन पैवलॉव का। फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग हमें स्किनर का देखने को मिलता है, ये हमें स्किनर का देखने को मिलता है। फेनोमेना, पैराडाइम्स, थ्योरेटिकल इश्यूज, इन दोनों के ऊपर रिलेटेड हमारे पास जितने भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे क्लासिकल कंडीशनिंग का टेम्पोरल देखें, समयाद कालानुक्रम देखें, या फिर इससे जुड़े हुए अलग अलग हम जो घटनाएं होती हैं हमारा, चाहे हम बात करें रिलैप्स की, हम बात करें कि हमें जो है मोटिवेशन की, इससे जुड़े हुए, या हम लॉज ऑफ लर्निंग को इन दोनों के साथ रिलेट करके देख रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत जो हमें थॉर्नडाइक के और हल के दे रखे हैं, उनको इन दोनों के साथ रिलेट करके देख रहे हैं। वो सारा का सारा हमें क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, सेकेंड ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, दोनों के लिए देखना है। फिर देखिए तो रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, दोनों का हमें देखना होता है। हम स्किनर का भी देखते हैं और टॉलमैन का भी देखते हैं। तो स्किनर और टॉलमैन दोनों का हमें रीइंफोर्समेंट देखना मिलेगा। कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग, टॉलमैन और बंदूरा के ऊपर बात करते हैं। वर्बल और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। फिर रीसेंट ट्रेंड्स हम देखेंगे, अधिगम की नवीन प्रवृत्ति, यानी इनके जो हम सारे के सारे अध्ययन देखते हैं, खासकर लर्निंग में बहुत सारे हमारे पास करंट स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो इनके ऊपर किए गए हैं। चाहे हम मैन की बात करें, मीट की बात करें, या फिर हम देखें कि जितना भी हमारा थ्योरी है, जो आज की डेट में इन सबको हम कैसे एप्लीकेशन देख रहे हैं। हम प्रीमैक की बात करें, प्रीमैक प्रिंसिपल के रूप में देखते हैं। टोकन इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स देखते हैं हम। ड्राइव रिडक्शन के हम रैन एंड रिके का थ्योरी देखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा हमारा स्टडी है जो इस रिसेंट ट्रेंड में हमें पढ़ना पड़ता है। फिर हम मेमोरी प्रोसेस देते हैं, स्मृति प्रक्रिया देखते हैं, जो हमें इसमें स्मृति और फॉरगेटिंग है। तो स्मृति प्रक्रिया में हमें मेमोरी के एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, जो मूल हमारी 3 प्रक्रियाएं होती हैं, कूट, संकेतन, भंडारण, प्रतिनयन। और फिर हमें देखने को मिलता है स्टेजेस ऑफ मेमोरी, स्मृति की अवस्थाएं। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है ना, शब्दावली मैंने वो यूज करी है जो एनटीए ने दे रखी है। जैसे इसमें इन्होंने रिट्रीवल को प्रतिनयन लिख रखा है। अब हिंदी मैंने पहले भी बोल रखा है, जो इतने हिंदी भाषी साथी हैं वो हमेशा इंग्लिश के टर्म्स को बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग हिंदी देखने को मिलती है। मैं खुद ही बहुत हैरान होता हूं कि इतनी सारी हिंदी, और हिंदी भाषियों के लिए ये बहुत ही खराब चीज होती है, क्योंकि हमें कई बार प्रश्न इसलिए समझ में नहीं आ पाता क्योंकि उसकी हिंदी बदलती रहती है। कहीं पे इसे रिट्रीवल को कहीं पुनः प्राप्ति कहा जाता है, कहीं प्रति प्राप्ति कहा जाता है, कहीं प्रति नयन कहा जा रहा है। अलग अलग शब्दावली है, तो थोड़ा सा हमें देखने को मिलेगा। फिर अगर हम देखें तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी, स्मृति की अवस्थाएं हो गई, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एसएम, एसटीएम, एलटीएम, ये तीनों हमें देखना है। फिर इसके टाइप्स भी हमें जो देखने को मिलता है, एटकिंसन सिफरिन के डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक, सिमेंटिक, प्रोसीजरल, जो कि हमारे एटकिंसन सिफरिन के जो प्रकार हैं, घटनाजन्य, शब्दार्थ, विषय, कार्य विधिक, ये सारा का सारा हमें देखने को मिल रहा है। फिर आता है फॉरगेटिंग, जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टॉपिक देखने को मिलता है विस्मरण या विस्मृति कह लें इसको, विस्मरण या विस्मृति हम देखते हैं। इसमें इंटरफेरेंस, रिट्रीवल फेलियर, डिक्ले है, और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है, व्यक्तिकरण है, प्रतिनयन विफलता, ह्रास है, और अभिप्रेरित विस्मरण हमें देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलरली हमें जो देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, तो चलिए अब क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, विस्मरण पर आधारित है। अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पे बेस्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, memory that is thought to contain knowledge, facts, information that can be recalled or described in words, pictures or symbols is called स्मृति, जिसके बारे में समझा जाता है कि वह ऐसे ज्ञान तत्व, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों और चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरणीय विवरण कर सकते हैं, क्या कहलाती है। तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल लड्डू है क्वेश्चन। फटाफट बताएं क्या चीज हमें देखने को मिलेगी जब हम इस स्मृति के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सी स्मृति हमें ये देखने को मिल रही है। किस तरह की स्मृति हमें देखने को मिल रही है।
चलिए यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास हम जब बात करते हैं नॉलेज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, जो कि वर्ड्स में, पिक्चर्स में और सिंबल्स में की जाए। अगर वर्ड्स में की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सीमेंटिक मेमोरी कहते हैं। वर्ड्स में की जाती है तो इसे हम सीमेंटिक मेमोरी कहते हैं, अर्थगत स्मृति कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इसके साथ में पिक्चर्स को भी जोड़ दिया जाता है, यानी जब हम सीमेंटिक मेमोरी के साथ, हम अर्थगत स्मृति के साथ हम इमेजेस को जोड़ते हैं, हम प्रतिमाओं को जोड़ते हैं और हम फिर सिंबल्स को जोड़ते हैं, हम प्रतीकों को जोड़ते हैं, तो ये हमें क्या चीज देखने को मिलेगा? ये हमें क्या चीज देखने को मिलेगा? तो इसे कहा जाता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, इसे ज्ञापनीय या फिर हम घोषणात्मक स्मृति कहते हैं। इसे ज्ञापनीय या घोषणात्मक स्मृति कहा जाता है, इसे ज्ञापनीय या घोषणात्मक स्मृति कहा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रोसीजरल मेमोरी की, अगर हम प्रोसीजरल मेमोरी की बात कर रहे हैं तो जब हम प्रोसीजरल मेमोरी की बात करते हैं तो प्रोसीजरल मेमोरी हमें किस रूप में देखने को मिलता है? ये हमारे पास हम इम्प्लिसिट या सारा का सारा जो हमारा मोटर से रिलेटेड, मोटर फंक्शनिंग से रिलेटेड रहता है, गामक कार्य से रिलेटेड, गामक कार्य से संबंधित जितनी स्मृति रहेगी वो सभी की सभी हमें क्या देखने को मिलेगी? वो सभी की सभी प्रक्रियात्मक स्मृति देखने को मिलेगी, वो प्रक्रियात्मक स्मृति देखने को मिलेगी। वहीं पर जब हम एपिसोडिक मेमोरी की बात करेंगे, जब हम घटनाकालिक स्मृति की बात करेंगे तो हमें क्या चीज देखने को मिलता है? तो घटनाकालिक स्मृति हमें जो देखने को मिलेगी वो है जो हम अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में देखते हैं। चाइना जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग विद इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग इज नोन एज। अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, तो बिल्कुल अच्छे से अब आप अपने अगले जो आपको रोल मिला है सोसाइटी में, एक अच्छा सा रोल मिला है, तो उसको अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। आपको आगे के जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से आप नित नई सफलताएं प्राप्त करते रहें। अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मेलन क्या कहलाता है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग विद द इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। तो जब हम इमोशंस के साथ जोड़कर कॉग्निशन की बात करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहते हैं? तो जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच कौन सा होता है? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है जब हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को साथ लेके चलते हैं, जब हम औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक इन तीनों को साथ लेके चलते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। यानी जब हमारे पास जो हमें अलग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है, लर्निंग है, जब हमारे अधिगम के विभिन्न स्वरूप हैं, उनको जब हम एक साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एकीकृत उपागम कहते हैं। एकीकृत उपागम कहते हैं जब हम इमोशनल एस्पेक्ट को पार्ट ऑफ द लर्निंग बना देते हैं, जब हम विभिन्न तरह के संवेगात्मक पहलुओं को
अपने संज्ञानात्मक पहलुओं का हिस्सा बना देते हैं, संज्ञानात्मक पहलुओं का हिस्सा बना देते हैं, तो इसे कहा जाता है कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। इसे संगामी शिक्षा कहा जाता है, इसे संगामी शिक्षा कहा जाता है, इसे हम संगामी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करेंगे फीलिंग क्लास अप्रोच को, जो कि शिक्षा के प्रति संवेगी वर्ग उपागम रहता है, तो ये हमारे पास क्या है, तो जब हम संवेगी वर्ग उपागम को लेके चलेंगे तो यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहां क्या देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा कॉग्निटिव के साथ हम अफेक्टिव और साइकोमोटर को लेके चलते हैं। जब हम कॉग्निटिव के साथ लेके चल रहे हैं कोनेटिव और साइकोमोटर, जब ये हम तीनों को साथ लेके चल रहे हैं तब हम फीलिंग क्लास अप्रोच कहेंगे। हम संज्ञानात्मक, हम यहां पे क्रियात्मक और हम भावात्मक लेके चलते हैं। अगर तीनों चीजों को साथ लेके चलते हैं तो इसको हम संवेगी वर्ग उपागम के रूप में देखते हैं। वहीं पर जब हम मोटिवेशनल अप्रोच टू लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम का प्रेरणात्मक उपागम लेके चलते हैं, तो ये जो हमें देखने को मिलता है, ये हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इंटरनल के लिए हमारे पास होता है। जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या इंटरनल मोटिवेशन बेस हम लर्निंग करके चलते हैं, यानी हम बच्चे की पहचान करते हैं कि बच्चे का आंतरिक उन्मुखीकरण किस तरफ है, इंटरनल जो ओरिएंटेशन है उसका वो किस ओर है, और तब हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारा आत्म अनुभूति या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित होगा, और इसके कारण बच्चा मास्टरी ओरिएंटेशन, तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें इसके लिए देखने को मिल रहा है और ये हमें इसके लिए देखने को मिल रहा है। यहां पे हमें प्रवीणता उन्मुखीकरण देखने को मिलेगा। बच्चा मास्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है, मास्टर बनने की कोशिश कर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। विजुअल स्पेशल स्केच पैड इज अ कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें विजुअल स्पेशल जो स्केच पैड है वो निम्न में से किसके लिए देखने को मिलता है। विजुअल स्पेशल हमें किस में देखने को मिल रहा है जब हम स्केच पैड की बात करते हैं। विजुअल स्पेशल स्केच पैड हमें कहां देखने को मिलता है। चलिए यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है। यहां पे हमें देखने को मिलता है जब हम बैडले मॉडल को देखते हैं, बैडले मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी को देखते हैं हम, तो कार्यात्मक स्मृति का जो हमें बैडले मॉडल देखने को मिलता है, जो हमें बैडले मॉडल देखने को मिलता है, उसमें हम इस टर्म को देखते हैं विजुअल स्पेशल स्केच पैड, दृश्य स्थानिक चित्रपट हमें देखने को मिलता है। तो आंसर यहां पे हमें कार्यशाली स्मृति देखने को मिलेगी। यहां पे हमें कार्यशाली स्मृति देखने को मिलेगी, यहां कार्यशाली स्मृति देखने को मिलती है। जहां पे ये हमारे पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से हमें 3 रूप में देखने को मिलता है। यहां पर ये बात करते हैं कि हमारे पास विजुअल वर्ग वो कैसे काम करेगा। विजुअल स्पेशल स्केच पैड होता है, हमें यहां पर दृश्य स्थानिक चित्रपट देखने को मिलेगा, हमारे वर्किंग मेमोरी में होगा ये।
ये हमारी कार्यात्मक स्मृति में दृश्य स्थानिक हमें चित्रपट देखने को मिलता है। जितना भी सेंसरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन आ रही है, उस सेंसरी मेमोरी के जो इंफॉर्मेशन होता है उसको विजुअल स्केचपैड पे ले लेता है। ये जब यहां पर विजुअल स्केचपैड पे ले लेता है तो यहां अब इसके ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काम करेगा। इसके ऊपर जो केंद्रीय कार्यपालिका है ये इसके ऊपर काम करेगी। केंद्रीय कार्यपालिका इसके ऊपर काम करेगी। तो केंद्रीय कार्यपालिका किसका काम करती है? ये एक बफर का काम करती है, जिसे हम एपिसोडिक बफर कहते हैं। ये एक बफर का काम करती है। जो घटनाकालिक बफर के रूप में काम करेगा, और ये जो घटनाकालिक बफर है इसमें ये सारा का सारा विजुअल स्केचपैड जाएगा, जिससे कि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सीमेंटिक मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसके लिए? जो सीमेंटिक मेमोरी में कन्वर्ट करेगा उसको कन्वर्ट करेगा फोनोलॉजिकल लूप। उसको हमारे पास जो भी एपिसोडिक बफर है, जो हमें विजुअल स्पेशल स्केचपैड देखने को मिला, दृश्य स्थानिक चित्रपट देखने को मिला, ये सारा का सारा सेंसरी मेमोरी से आया, कार्यपालिक स्मृति में यहां आया। इसके ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काम करना शुरू करेगा, यानी एक एपिसोडिक बफर बनाएगा और उसमें देखेगा कि ये मेरे को कहां से इसका इंटरप्रिटेशन, किसका कहां से इसका अर्थ निकालना है, इसका स्कीमा कौन सा है, इसमें करना क्या है, इसके लिए मीनिंग कौन से, पहले कैटेगरी कौन सी बन रही है इसकी, ये सारा काम हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव करेगा। और जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर काम कर रहा है तो फिर ये इसको फोनोलॉजिकल लूप में भेज देगा, जिससे कि इसको सीमेंटिक मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सके, सीमेंटिक मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सके। तो फिर ये इसको ध्वन्यात्मक लूप में भेज देगा, और ये ध्वन्यात्मक लूप से फिर ये एलटीएम में, सीमेंटिक मेमोरी, ये तीनों एलटीएम में चले जाएंगे। ये इमेजरी में, ये हमारे पास जो है हमें दो तरह से इंप्लिसिट मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी इससे निकल के आएगी, इसमें से प्रोसीजरल मेमोरी निकल के आएगी, इससे इमेज निकल के आएगी। इससे हमें दो चीजें निकल के आती हैं, प्रतिमा और जो हम यहां पर देखते हैं क्या दूसरा, एक तो प्रतिमा देखने को मिलेगा, एक इंप्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, जो हमारी अंतर्निहित स्मृति या कार्यात्मक स्मृति। एपिसोडिक बफर से हमारा पूरा एपिसोडिक मेमोरी बनेगा, पूरा घटनाकालिक स्मृति बनेगा। फोनोलॉजिकल लूप से हमारे पास जो कैटेगराइजेशन है, जो पहले से हमारा विभिन्न नॉलेज का वर्गीकरण हो रखा है वो होगा, और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा? इससे सीमेंटिक मेमोरी जितनी भी हुई, जितना हमारे पास अर्थगत स्मृति हुई, ये सारा का सारा मिलकर डिक्लेरेटिव मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये सब का सब मिलकर हमें घोषणात्मक, या फिर हमें जो है एक नाम और दिया था ना घोषणात्मक स्मृति का, वो हमें यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये पूरा बैटले का मॉडल है, जिसके अंतर्गत वो जो हमारा हम देखेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी, या जिसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं, वो ये तीन तरह के प्रोसेस में काम कर रहा होता है, तीन स्टेप में प्रोसेसिंग करता है पूरा का पूरा। आंसर यहां पे सेकंड रहा, वर्किंग मेमोरी बाय बैटले। लॉफ्टस एंड पिक्रल एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसका जिक्र, और यहां पे हम प्रश्न तो देख ही रहे हैं इसका, डिटेल क्वेश्चन 1995 का इनका एक हमारा स्टडी देखते हैं। People to read and think about events which had happened to them in childhood and also instructed to write a description of the event which was actually fictitious। ना यहाँ पे अगर ध्यान हो आपको इस प्रयोग का, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं क्रिएट करी जो उनको दिखाई। पहले तो अपनी पूछी कि आपके जीवन में क्या घटा है, उन्होंने बताया। फिर उनको कुछ मूवीज वगैरह, कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाई जो उनके जीवन की नहीं थी लेकिन घटनाएं थी, ठीक है। और फिर जब उनसे कुछ दिनों बाद पूछा तो क्या देखने को मिला कि उन्होंने वो झूठी घटनाएं जो किसी और के साथ हुई घटनाएं थी, वो अपने जीवन में होते ना होना बताने लगे, ठीक है। तो यहां पर 1/3 ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिस्क्राइब द फिक्शियस इवेंट्स एज हैविंग रियली हैपेंड टू देम। एक तिहाई प्रतिभागियों ने जितनी भी काल्पनिक घटनाएं उनको दिखाई गई थी चित्रात्मक रूप से या फिर वीडियो के रूप में, उसको बताया कि ये हमारे साथ घटित हुई है। इस भ्रम को हम क्या कहते हैं? इस भ्रम को हम क्या कहते हैं? जब इस तरह का भ्रम हमें लॉटस एंड पिक्रल का जो स्टडी देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जो लॉटस एंड पिक्रल के हमारे पास, लॉटस और पिक्रल के हमारे जो देखने को मिला, लॉटस और पिक्रल का जो स्टडी था, इस तरह की स्मृति को क्या कहा जाता है?
अब ये सीधा सीधा नेट में एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनसीईआरटी मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़िए ही। आपने अगर 11th-12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी तो फिर आप कुछ समस्या में हैं, क्योंकि बेसिक्स के क्वेश्चन जितने भी आने वो आराम से आपको वहां समझ में, लैंग्वेज भी आसान है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक अवेलेबल है वो सेम लैंग्वेज में, तो इसीलिए आसानी होती है। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, ये है फॉल्स मेमोरी, ये हमें फॉल्स मेमोरी देखने को मिलती है, यानी इसीलिए आंसर यहाँ पे बी हो गया, बी ओनली। ये फॉल्स मेमोरी है, ये हमारी झूठी स्मृतियां हैं जो बार बार दोहराने के कारण या हमारे जहन में उसके लिए तीव्र इच्छा होने के कारण हम उसे अपनी स्मृतियां बना लेते हैं, हम उसे अपनी स्मृतियां बना लेते हैं। ये सभी की सभी फॉल्स स्मृतियां होती हैं, झूठी स्मृतियां या मिथ्या स्मृतियां होती हैं। इसके ऊपर ये मिथ्या स्मृति का ही प्रयोग कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन प्रयोग के नाम का पूछा जाए जो कि लॉफ्टन्स एंड पिकरेल का है 1995 का, तो ये फॉल्स मेमोरी का स्टडी है, ये मिथ्या स्मृति या झूठी स्मृतियों की हमारे पास अध्ययन है। ये एटीट्यूड कैन बी क्लासिकली कंडीशन इवन विदाउट और अवेयरनेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभिवृत्तियों का क्लासिकल अनुबंधन बिना स्वतः जागरूकता के निम्न में से किसके द्वारा हो जाता है। तो जितना भी हमारा एटीट्यूड हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलता है, जितना भी हम अपने पर्यावरण से अपनी अभिवृत्तियों को निर्माण करते हैं, तो वो हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलता है किससे होता है, वो सबलिमिनल कंडीशन, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मेयर एक्सपोजर या सोशल नेटवर्किंग से। किससे हमें देखने को मिलता है, जितना भी हम यहां पे देखेंगे, जितना भी हम देखेंगे वो हमें किससे देखने को मिलेगा। तो यहां पर विदाउट आवर अवेयरनेस पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, बिना स्वतः जागरूकता के यानी अनजाने में। यहां एटीट्यूड जो हम अनजाने में बना रहे हैं, यहां पे एटीट्यूड जो हम अनजाने में बना रहे हैं, तो जब हम जानबूझकर बनाते हैं, जब हम कॉग्निटिवली बनाते हैं, जब हम कॉग्निटिवली बनाते हैं, तो जब हम जानबूझकर बना रहे हैं यानी हमारे कॉन्शियस में है, चेतना में बनाते हैं, एक हमें देखने को मिलता है चेतना में। तो जब हम चेतना में बनाते हैं, कॉन्शियसली बनाते हैं, हम चेतना में बनाते हैं, तो वो कौन कौन सा है, वो है एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन लर्निंग और दूसरा है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग, तो जो हमारी सोशल नेटवर्किंग है, सामाजिक संजाल है, और ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, अवलोकनात्मक अधिगम है, ये दोनों एटीट्यूड हम अपने कॉन्शियसनेस में बनाते हैं, ये संचेतक होके बनाते हैं। हम ये चेतना में बनाएंगे, संचेतक होके बनाएंगे। ये हम अनजाने में नहीं बनाते, ये हम अनजाने में नहीं बनाते। कौन कौन सी चीजें हम अनजाने में बनाएंगे, हम अनजाने में बनाएंगे सबलिमिनल कंडीशनिंग, उपदेहलीय अनुबंधन, यानी जिसका हमें पता ही नहीं चलेगा, वो सबलिमिनल होता है, हमारा जो थ्रेशोल्ड है उससे नीचे है और फिर भी हमारा वो कंडीशनिंग हो गया, तो उसे हम सबलिमिनल कंडीशनिंग कहेंगे, उसे उपदेहलीय अनुबंधन कहेंगे, क्योंकि हमें एक थ्रेशोल्ड चाहिए, हमें एक सीमा चाहिए जिसके बाद अगर व्यवहार मिल रहा होगा तो हम चेतना में लेकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको हम कंडीशन होते हुए देख सकते हैं। लेकिन जब स्टिमुलस और रिस्पांस की बॉन्डिंग का, उद्दीपक और अनुक्रिया के आबंधन का थ्रेशोल्ड ही अचीव नहीं हो रहा, हमें सीमांत ही प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुबंधन नहीं दिखता। लेकिन गुथरी इसके ऊपर बात करते हैं, या फिर कॉग्निटिव मैपिंग में, संज्ञानात्मक के मानचित्रण में टॉलमैन इसके ऊपर बात करते हैं कि इस तरह की भी कंडीशनिंग होती है जिसको हम चेतना में नहीं बनाते, लेकिन वो बन जाती है, लेकिन वो बन जाती है। और इसे कहा था क्या, इसे कहा हमारे पास गुथरी और टॉलमैन दोनों ने मेयर एक्सपोजर। गुथरी बात करते हैं सबलिमिनल कंडीशनिंग जो कि मेज की बनी, मेज एक्सपेरिमेंट में, ये टॉलमैन बात करते हैं। मेज एक्सपेरिमेंट में भूल भुलैया के प्रयोग में टॉलमैन इसके ऊपर बात करते हैं। वहीं पे मेयर एक्सपोजर के ऊपर यहां कौन कौन बात कर रहा है, तो यहां पर बंदूरा और सॉरी मैंने बंदूरा लिख दिया, बंदूरा तो इसके हैं, ऑब्जर्वेशन के हैं, गुथरी और
गुथरी और टॉलमैन इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे पास सही हमें देखने को मिल रहा है। आंसर यहां तीसरा हो गया। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जिस मॉडल को हम कॉन्शियसली देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग, जिस कॉन्शियसली चेतना में जिस सामाजिक जो हमारा संबंध है उसको हम महत्वपूर्ण समझते हैं, उसके लिए हम अपने अंदर एटीट्यूड को डेवलप करेंगे। तो ये दोनों, महत्व व्यक्ति के व्यवहार को देना, महत्व समाज के संबंध को देना, ये दोनों हमारे पास क्या है? कॉन्शियस है, चेतना में है। Which of the following categories were given by Skinner for different verbal responses in terms of how they are reinforcement? स्किनर द्वारा दी गई पुनर्वितरण प्रक्रिया के संदर्भवाचक प्रत्युत्तरों की श्रेणी निम्न से कौन सी है? तो श्रेणी जो दी है हमारे पास, वो कौन सी हमें देखने को मिलती है? स्किनर के द्वारा दी गई जो श्रेणी है वो हमें कौन सी देखने को मिलती है? स्किनर की श्रेणी हमें कौन सी देखने को मिलती है? तो यहां पे जब हम देखें तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है? सबलिमिनल कंडीशन, सॉरी कहां गया है ये? जब हम ये देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट वर्बल रिस्पॉन्सेस इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर रिइंफोर्स्ड स्किनर द्वारा दी गई पुनर्वितरण प्रक्रिया में, तो यहां हमें 6 श्रेणियां दी गई थी। हमें यहां पर 6 श्रेणियां दी गई थी। यहां अगर हम देखें तो हमें 6 श्रेणियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, 6 श्रेणियां कौन सी हैं? तो हमारे पास पहली श्रेणी हमें देखने को मिलती है मैंड। पहली श्रेणी हमें देखने को मिलती है मैंड, जो कि रिक्वेस्ट के ऊपर बात करती है, जो कि बात करती है रिक्वेस्ट के ऊपर, जो हमारे पास बात करती है कितना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड हमें देखने को मिलता है टेक्सचुअल। सेकंड हमें देखने को मिलता है इकोइक बिहेवियर, जो हमारे पास टेक्सचुअल है। यह हमें देखने को मिलता है टेक्स्ट, यानी हमारा सामग्री। यह हमें सामग्री के रूप में देखने को मिल रहा है। इसे हम इकोइक बिहेवियर के रूप में देखते हैं, इकोइक बिहेवियर के रूप में देखने को मिलता है। फिर हमें तीसरा देखने को मिलता है इंट्रावर्बल। तीसरा हमें देखने को मिलता है इंट्रावर्बल, जो कि कन्वर्सेशन को लेके चलता है। जब हम तीसरे के ऊपर बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा इंट्रावर्बल। अंतर्वाचिक, जो कि कन्वर्सेशन को लेके चलता है। जो बातचीत होती है इससे हम कंडीशनिंग होते हुए देखते हैं, इससे हम कंडीशनिंग होते हुए देखते हैं। फिर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है टैक्ट। चौथा है ये, जो कि हमारे पास लेबल को बता रहा होता है। आवेदन, लेबल यानी हमारा संकेत को बता रहा होता है, चौथा। फिर पांचवा हमें देखने को मिलता है ऑडियंस रिलेशन। पांचवा हमें ऑडियंसेस देखने को मिलते हैं। श्रोता हमें देखने को मिलते हैं, जो कि रिलेशंस विद इन द
ये संबंधन को बताता है। फिर हमें देखने को मिलता है छठा, जो कि हमारे नोट्स ऑफ बिहेवियर क्लासिफिकेशन है, जिसे हम ऑटोक्लिटिक बिहेवियर कहते हैं। ये हमारे लिए छठा है, जो कि हमारा बिहेवियर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। व्यवहार वर्गीकरण। तो ये हमें 6 देखने को मिलते हैं। डिफरेंट वर्बल रिस्पॉन्सेस हैं ये विभिन्न तरह के हमारे पास संदर्भित वाचिक प्रत्युत्तर की श्रेणियां हैं, जिसके ऊपर स्किनर बात करते हैं। आंसर यहां पे हमें देखने को मिलेगा चौथा। ये चारों ही श्रेणियां हैं। कुल श्रेणियां 6 दी है इन्होंने कुल श्रेणियां 6 दी हैं हमें। यहां पे हमें 6 कैटेगरीज दी हैं वर्बल इन्होंने रिस्पॉन्सेस की। 6 कैटेगरीज दी हैं हम इन्होंने बात करी है मेंड, फिर हमारे पास बात करी है टेक्सचुअल्स, जो हमें सामग्री अब देख इकोइक जिसे हम कहते हैं, इकोइक या टेक्सचुअल, ध्यान रखिएगा दोनों टर्म यूज की जाती है, मेंड और रिक्वेस्ट, या टेक्ट और लेबल, या इकोइक और टेक्सचुअल, या फिर ऑटोक्लिटिक या क्लासिफिकेशन, या इंटरवर्बल या कन्वर्सेशन, ऑडियंस या रिलेशन। तो ये 6 हमें देखने को मिल रहा है जो कि वर्बल रिस्पॉन्सेस है। चलिए नेक्स्ट देखें, वर्किंग मेमोरी कंपोनेंट्स कौन कौन से वर्किंग मेमोरी कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी पीछे हमने इसके ऊपर देखा है, बैडले का मॉडल है। बताइए कौन कौन से हमें वर्किंग मेमोरी कंपोनेंट देखने को मिल रहा है। जब कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी पूछा गया है तो हमने किसका मॉडल देखा, हमने बैडले का मॉडल देखा। तो क्या था हमारे पास, विजुअल स्केच पैड था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारे पास क्या कर रहा है, ये एपिसोडिक, और इससे फिर हमने क्या देखा, इससे फिर हमने फोनोलॉजिकल लूप देखा, जो कि एपिसोडिक बफर दे रहा था हमारे पास प्रोसेसिंग, इससे हमने फोनोलॉजिकल लूप देखा। ये हमारा बैडले का मॉडल था। पीछे हमने देखा था बैडले के मॉडल को, तो ये बैडले का मॉडल रिवाइज कर लीजिए। ये बैडले का मॉडल हमने देखा था, विजुअल स्केच पैड, एपिसोडिक बफर, फोनोलॉजिकल लूप। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट है, नेक्स्ट पेपर में ही रिपीट है, ये रिपीट है। तो एकॉस्टिक और सीमेंटिक यूनिट नहीं है इसका हिस्सा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और एपिसोडिक बफर है इसका हिस्सा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और एपिसोडिक बफर हमने देखा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इस काम को कर रहा है, एपिसोडिक बफरिंग करता है वो, और एपिसोडिक बफरिंग के साथ वो फोनोलॉजिकल लूप्स को बनाता है, जो आगे फिर सेमेंटिक मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाएगी। तो आंसर यहां पे चौथा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मैच द फॉलोइंग, एनकोडिंग स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, रिट्रीवल हाइपोथेसिस, फॉरगेटिंग, स्कीम थ्योरी ऑफ मेमोरी एंड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बिल्कुल आराम से हम पहचान सकते हैं। तो पहला रिट्रीवल इंड्यूस्ड है, ये तो हम बिल्कुल आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। किसका हो गया, रिट्रीवल, पुनः प्राप्त को प्रेरित विस्मरण हमें देखने को मिलता है, तो हम फ्रायड का देखेंगे। फ्रायड दबाने की बात करते हैं, रिट्रीवल न प्राप्त करने की बात करते हैं। तो फ्रायड जब बात करते हैं इसकी, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सीधा सीधा इसका सेकंड देखने को मिलेगा, सप्रेस अनवांटेड मेमोरीज, यानी क्या कहा गया, रिप्रेशन। फ्रायड किसकी बात करते हैं, दमन की।
कि रिकॉल ही ना हो पाए हमारे पास चीजें। फ्रायड हमारे पास दमन की बात करते हैं, 20 सेकेंड और 20 सेकेंड हमें देखने को मिल गया। ये दोनों B1 गलत हो गया और B4 गलत हो गया। बाकी देखें स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी किसके ऊपर बात करती है? तो स्कीमा थ्योरी और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, किसके ऊपर बात करेगी? चलिए देखें इसको फिर। इसमें अगर हम बात करें तो एनकोडिंग स्पेसिफिक हाइपोथेसिस किसके ऊपर बात करती है? एनकोडिंग हमेशा बात करती है रिकॉग्निशन, वो रिकॉल की बात नहीं करती। वो बात करती है कि हम प्रत्याभिज्ञान, हम एनकोडिंग जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। हम जिस तरीके से एनकोडिंग करेंगे तो इसीलिए हमारी स्मृति किससे बनेगी? रिकॉग्निशन से बनती है, जो कि एनकोडिंग द्वारा होती है। जब हम एनकोडिंग को स्पेसिफाई करते हैं, जब हम विशिष्टता, और ये हमें किस में देखने को मिलेगा? जो स्पेसिफिसिटी है ये क्यू बेस्ड मेमोरी देखने को मिलती है, ये हमारे संकेत आधारित देखने को मिलती है, जिसे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं, विशेषता कहते हैं। और इस क्यू को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इस क्यू को हम प्रत्याभिज्ञान कहते हैं, जिससे हम आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। ये जो रिकॉग्निशन है ये हमें रिकॉल की तरफ ले जाता है। तो जो हमें क्यू बेस्ड रिकॉग्निशन देखने को मिलता है, जो हमें संकेत आधारित प्रत्याभिज्ञान देखने को मिलता है, संकेत आधारित प्रत्याभिज्ञान देखने को मिलता है, ये हमें रिकॉल करवाएगा, ये हमें स्मृति को प्रदान करेगा। तो ये हमारी क्या है? ये एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी है। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी क्यू को बताती है, क्यू बेस हमारा आधारित ये रिट्रीवल होता है, ये हमारा संकेत आधारित विशिष्ट प्रत्यास्मरण, ये पुनः प्राप्ति है। ठीक है, तो यहां पे ए का थर्ड आ गया, इससे हमारा आंसर आ गया। ए का थर्ड ये रहा हमारे पास, इसी से आंसर आ गया। बाकी अगर हम देखें तो स्कीमा थ्योरी किसके ऊपर बात करती है? तो स्कीमा थ्योरी बात करेगा मीनिंग एंड नॉलेज और फिर इसके कैटेगराइजेशन की। यहां पे अर्धगत स्मृति के ऊपर ले जाता है हमें, जितना भी स्कीमा है ये हमें किसकी तरफ ले जाता है? ये मीनिंग और नॉलेज और फिर इसके कैटेगराइजेशन के ऊपर बात करता है, ये इसके वर्गीकरण के ऊपर बात करता है, जिस वर्गीकरण को हम फिर स्कीमा का नाम देते हैं, इसी को फिर हम स्कीमा का नाम देते हैं। ये जो हमारे वर्ग बनते हैं। और लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी बात करता है, 3 लेवल पे हमारे पास काम होता है, जो कि हमें देखने को मिलता है। पहला हमारा रिसीविंग है, दूसरा हमारा एनकोडिंग है, तीसरा हमारा स्टोरेज है। तो ये मल्टी स्टोरेज की बात नहीं करता, डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज की बात नहीं करता, ये अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की बात करता है। इसके अनुसार प्रोसेसिंग अलग अलग है, स्टोरेज अलग अलग नहीं है। प्रोसेसिंग अलग अलग है, स्टोरेज अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहां पे हमें सेकंड देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ मेमोरी अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। स्मृति की विभिन्न व्याख्याओं अथवा प्रतिमानों का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। निम्नलिखित क्रम से होता है, तो यह हमें किस क्रम में देखने को मिलता है? किस क्रम में हमें देखने को मिल रहा है? जब हम मल्टी स्टोर मॉडल की बात करते हैं तो मल्टी स्टोर मॉडल हमें किसका देखने को मिलता है? तो मल्टी स्टोर मॉडल हमें देखने को मिलता है किसका? एटकिंसन एंड शिफरिन का। यह हमें देखने को मिलता है एटकिंसन एंड शिफरिन का। (1968) का मॉडल है ये।
ये हमें 1968 का मॉडल देखने को मिलता है। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास वर्किंग मेमोरी मॉडल अगर हम देखें तो बैडले हिच का है हमारे पास। बैडले हिच का अभी हमने देखा वर्किंग मेमोरी मॉडल है। नाइनटीन 1974 का मॉडल हमें देखने को मिलता है। ये हमें 1974 का मॉडल हमें देखने को मिलता है। फिर हम लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल बात करें तो क्रैक एंड लॉकहार्ट का हमें देखने को मिलेगा। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग हमें क्रैक एंड लॉकहार्ट का मॉडल है। ये हमें 1972 का देखने को मिलता है। क्रैक एंड लॉकहार्ट का मॉडल हमें 1972 का देखने को मिलता है। और लास्टली फिर हमें देखने को मिलता है इंटरफेरेंस मॉडल। अगर हम इंटरफेरेंस मॉडल की बात करें तो बैगस्टॉर्म का ये हमें देखने को मिल रहा है। बर्स्टॉर्म का है ये हमें। बर्स्टॉर्म का हमें देखने को मिल रहा है जो कि 1892 का है। 1892 का हमें बर्स्टॉर्म का देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी मॉडल्स हैं, शुरुआती मॉडल हम लेके चल रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास सबसे पहला आना चाहिए डी, फिर 1892 के बाद 1968 यानी ए, तो पहला आंसर हो गया। हमें इसका पहला देखने को मिल गया ए। फिर आना चाहिए सी यानी 72 का मॉडल और फिर बी। ठीक है, चलिए देख नेक्स्ट देखें। नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन और रीजनिंग। फिक्स इंटरवल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट बिहेवियर इज पोस्ट इन अ फिक्स टाइम पीरियड। पुनर्बलन की निर्धारित अंतराल सूची में व्यवहार पर निर्धारित समयावधि में पुनर्बलन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे फिक्स इंटरवल के ऊपर बात की गई है, यहां बात की गई है फिक्स इंटरवल के ऊपर। तो फिक्स इंटरवल हमें किस चीज को लेके चल रहा है? बिहेवियर रिइंफोर्स इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो इंटरवल दे रखा है, फिक्स्ड दे रखा है। अंतराल सूची निर्धारित अंतराल सूची है तो निर्धारित समय पे पुनर्बलन किया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल हमें ठीक देखने को मिलेगा। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब ही होता है कि हम एग्जैक्ट, अगर हमने 1 घंटे की बात करा है तो हर 1 घंटे के बाद हम रीइंफोर्समेंट दे रहे होंगे, हर 1 घंटे के बाद हम पुनर्बलन दे रहे होंगे। इसी को हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल, इसी को हम निर्धारित अंतराल अनुसूची कहते हैं, इसी को निर्धारित अंतराल अनुसूची कहते हैं। तो पहला हमें ठीक देखने को मिल रहा है। दूसरा, व्हेन स्टूडेंट्स गेट फीडबैक इंटरमिटेंटली देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीजेस। जब उनको समय समय पर जानकारी प्राप्त होती है तो उनके कार्य निष्पादन का स्तर बढ़ जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया जा रहा है इंटरमिटेंटली। जब उनको समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहती है, फीडबैक प्राप्त होता रहता है, तो उनका स्तर बढ़ जाता है। ये कथन ठीक है। जब हम उनको रेगुलर फीडबैक देंगे ऑन देयर परफॉर्मेंस और ऑन देयर वेरियस काइंड ऑफ जो लर्निंग है, उनके असेसमेंट है, उनका इवेल्युएशन है, अगर हम उनके अलग अलग इवेल्युएशन पे, मूल्यांकन पे, आकलन पे और फिर विभिन्न तरह के हमारे जो उनके किए गए हैं परफॉर्मेंस प्रदर्शन है, उनके ऊपर अगर हम प्रतिपुष्टियां देंगे तो वो प्रतिपुष्टियां हमें क्या देखने को मिलता है? उनके परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी कथन हमारे पास ठीक है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं है ना कोई। यहां पे हम रीइंफोर्समेंट थोड़ी दे रहे हैं। फीडबैक इज नॉट अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो हम पुनर्बलन ये हम प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक के लिए हम एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रतिपुष्टि। जब हम प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो फीडबैक रीइंफोर्समेंट नहीं है। फीडबैक रीइंफोर्समेंट नहीं है। ये एक तरह का हमारे लिए क्या हो गया? बेसिस हो गया उनके नॉलेज का। ये बेसिस हो गया नॉलेज का। तो इसीलिए यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहां पे अगर हम बात करें तो दोनों कथन ठीक है, लेकिन यहां एक्सप्लेनेशन को लेना देना नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, व्याख्या नहीं है, इनका कुछ आपस में लेना देना नहीं है। इनका अब आपस में कुछ लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखें। The process by which we translate sensory information into meaningful representation that we process is known as। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभूत संवेदी सूचना को सार्थक प्रस्तुति के रूप में संसाधित करते हैं।
तो जब हम अपनी सेंसरी मेमोरी को कन्वर्ट करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन। जब हम अपनी संवेदी सूचना को सार्थक प्रस्तुति के रूप में संसाधित करते हैं तो इसी को कहा जाता है सीमेंटिक इनकोडिंग, इसी को कूट संकेतन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कूट संकेतन। ये डेफिनेशन है किसकी? सेंसरी एनकोडिंग की। हम किसके द्वारा? कार्यपालिक स्मृति में दे रहे हैं, फोनोलॉजिकल लूप में हम इसको बना रहे होते हैं, हम फोनोलॉजिकल लूप में इसको बना रहे होते हैं, एनकोड करते हैं फोनोलॉजिकल लूप में, जो कि बैडले के द्वारा बताया गया है, बैडले के द्वारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच ऑफ द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा गेस्टॉल्ट चाक्षुष संगठन के नियमों में से एक नहीं है? कौन सा एक हमें नहीं देखने को मिल रहा? चलिए इसमें देखें तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हमें, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमें दे रखा है, लॉ ऑफ कॉमन फेट हमें दे रखा है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉमन फेट हमारे पास क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुगेदर, उनको हम एक मानते हैं, वो सारे के सारी वस्तुएं जो साथ साथ गति करती हैं, उनको हम एक मान लेते हैं। जो एक समान देखने में है, जो पास पास है, तो यहां पर जब हम गेस्टॉल्ट यानी हम क्या करते हैं? समग्रता करते हैं। जब हम समग्रता करते हैं तो समग्रता एक समान होने के कारण हम समग्रता कर लेते हैं, पास पास होने के कारण समग्रता कर लेते हैं, या एक साथ चलने के कारण समग्रता कर लेते हैं, एक साथ चलने के कारण समग्रता कर लेते हैं। तो ये तीन हमें गेस्टॉल्ट यानी होलसमनेस का बेसिस देखने को मिलता है। तो जितने भी गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स हैं वो होलसमनेस को बताते हैं, जो हमें इसके कारण हमें ऑर्गेनाइजेशन उनका देखने को मिलता है। तो ये तीनों हैं। लेटरलाइजेशन, पार्श्विता, हमें इसका प्रिंसिपल देखने को नहीं मिलता। इसकी जगह, पार्श्विता की जगह हमें क्या देखने को मिलेगा? ये पार्श्विता किसका है? लिटलाइजेशन अगर मैं देखूं तो किसका है? ये हमें देखने को मिलता है, एक भ्रम है ये क्या है? ये एक इल्यूजन है, ये हमें एक भ्रम देखने को मिलता है। और ये क्या देता है भ्रम हमें? ये भ्रम देता है कि जो जितनी दूर होता है वो हमें उतना धीरे चलता हुआ दिखेगा, जो जितना पास होता है वो उतना तेज चलता हुआ दिखता है। ये जो हमें भ्रम देखने को मिलता है, लेटरलाइजेशन हमें कौन सा भ्रम देता है? ये हमें देता है मोशन पैरालैक्स। ये हमें मोशन पैरालैक्स देता है, ये हमें गति पैरालैक्स भ्रम देता है, ये हमें गति पैरालैक्स भ्रम देता है। और क्योंकि हमसे यही पूछा गया है, नॉट वन, नहीं है, तो आंसर हो गया तीसरा। ये भ्रम है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हमें भ्रम के रूप में देखने को मिल रहा है। ये एक हमारे लिए क्या है, ये एक इल्यूजन है। चलिए नेक्स्ट देखें। A bell was sounded by Pavlov and then 2 minutes later a plate of meat powder was presented to the dog. We should term the arrangement as condition. पावलोव ने 1 घंटे बजाई और 2 मिनट के बाद कुत्ते के सामने मांस चूर्ण की एक प्लेट प्रस्तुत की गई। हम इस व्यवस्था को अनुबंधन के रूप में परिभाषित करेंगे। तो यहां पर हमसे टेम्पोरल सीक्वेंस का नाम पूछा गया है। जो हमें पावलोव के कंडीशनिंग में टेम्पोरल सीक्वेंस देखने को मिलता है, उसका यहां पर पूछा गया है कि टेम्पोरल सीक्वेंस हमारा किस तरह का है। तो टेम्पोरल सीक्वेंस 2 मिनट के बाद जो होता है उसे क्या कहा जाता है? जो 2 मिनट के बाद होने वाला टेम्पोरल सीक्वेंस है उसे हम क्या कहते हैं? 2 मिनट के बाद होने वाले टेम्पोरल सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 2 मिनट के बाद होने वाले टेम्पोरल सीक्वेंस को? तो बिल्कुल, जब हम 2 मिनट बाद की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है, इसे ट्रेस कहा जाता है। इसे ट्रेस कंडीशनिंग कहा जाता है। 2 मिनट गैप जो है, ये जो हमें देखने को मिलता है 2 मिनट गैप बिटवीन, जो हमें किसके देखने को मिलेगा? हम यहां पर आर्टिफिशियल स्टिमुलस और हम यहां पर जो हमें, या इसे अनकंडीशनड स्टिमुलस कह लें, और जो हमें कंडीशन स्टिमुलस देखने को मिलता है, इनके बीच में अगर गैप दिया जाता है, इसको ही कहा जाता है हमारे पास क्या? ट्रेस। इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रेस। ठीक है। जब हमारे पास यूएससीएस के मध्य 2 मिनट का अंतराल होता है, 2 मिनट का अंतराल, ये 2 मिनट या 2 से ज्यादा मिनट का अंतराल होता है, इसी को हम ट्रेस कहते हैं। और ये फिर क्या होगा? ये हमारे पास वीक करेगा जो कंडीशनिंग होगी। कंडीशनिंग को ये कमजोर करता है, ये आबंध को कमजोर करने का काम करता है, ये आबंध को कमजोर करने का काम करता है। डिले का मतलब है कि तुरंत हम उसके बाद दे देते हैं। हम अगर तुरंत ही घंटी के बाद खाना दे देंगे, तुरंत दे देंगे, तो इसे डिले कहा जाएगा। 2 मिनट या उससे ज्यादा का गैप रखा जाएगा तो उसे ट्रेस कहा जाएगा। उसे ट्रेस कहा जाएगा। दोनों को साथ साथ दिया जाएगा तो साइमल्टेनियस कहा जाएगा, और दोनों को आगे पीछे कर दिया जाएगा तो बैकवर्ड कहा जाएगा। ये तीनों फॉरवर्ड होती हैं। फॉरवर्ड 3 होती हैं। फॉरवर्ड कौन कौन सा होता है? फॉरवर्ड होता है डिले, विलंबित, फॉरवर्ड, ये तीनों फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड होता है ट्रेस, और फॉरवर्ड होता है साइमल्टेनियस। पहले खाना फिर घंटी देना, ये बैकवर्ड होता है। पहला खाना फिर घंटी देना, उसे हम बैकवर्ड कहेंगे। पहले घंटी फिर खाना देना, तो घंटी के तुरंत बाद खाना डिले, यानी 2 मिनट से कम के गैप में कहते हैं हम, और 2 मिनट या उससे ज्यादा गैप में ट्रेस, और साथ साथ साइमल्टेनियस 0 सेकंड का गैप हो तो अगर सबसे अच्छा रहता है 0.5 सेकंड के गैप के अंतर्गत दिया जाए। अगर हम जो है आधे सेकंड से कम के अंतर को देते हैं तो उसे डिले कहते हैं। Emotionally arousing stimuli is also found to lead to amnesia even though no physical damage to brain structure related to memory have occurred. This refers to, ऐसा पता चला है कि संवेगात्मक रूप से उत्तेजना उत्पन्न करने वाले उद्दीपक से स्मृति लोप हो जाता है। यद्यपि स्मृति से संबंध मध्य संरचनाओं में कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है। इसका संवेग निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध किससे है? तो जो हमारे पास इमोशनली रोजिंग स्टिमुलाई है, उस वो भी एमनीजिया चला जाता है। किसने बताया? ये इमोशनली रोजिंग स्टिमुलाई, जो कि हमें क्या देखने को मिलेगा? जो कि हमें देखने को मिलेगा, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? इसको रिप्रेशन करेंगे, इसका दमन किया जाएगा। कौन कहते हैं? ये कहते हैं फ्रायड।
फ्रायड इस बात को कहते हैं। और जब इसका दमन किया जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि रिप्रेशन के कारण ये फॉरगेट हो जाएगा, ये हमारी विस्मृति हो जाएगी, और विस्मृति हो जाएगी तो इसको हम क्या कह लेंगे? इसको हम एमनीजिया कह लेंगे। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा स्मृति लोप हो गया। ये स्मृति लोप किसके कारण है? जो हमारा इमोशनल एरोजिंग है, जो संवेगात्मक रूप से उत्तेजना देता है, यानी वो सारे अनकॉन्शियस थॉट, वो सारे थॉट जो कि हमें प्रॉब्लम देंगे, उन सबको भूल जाने का काम कहते हैं कि फ्रायड कहते हैं हम इनको भुला देंगे, हम इनको भुला देंगे। अब जब इनको भुला रहे हैं तो इसको, जब हम इसको भुला रहे हैं ये तो हमें समझ में आया, लेकिन इसको हम घटना काल में क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? तो ये कहा जाएगा रेट्रोगेट एमनीजिया, ये अभिघात पूर्व स्मृति लोप कहलाएगा। ये रेट्रोगेट एमनीजिया है, हम पूर्व स्मृतियां दमन के कारण भूल जाते हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पे हम पूर्व स्मृतियां का विस्मरण हो रहा है, ठीक है, फॉरगेटिंग प्रीवियस मेमोरीज, रेट्रोग्रेट है, रेट्रोग्रेट एमनीजिया है, तो फॉरगेटिंग प्रीवियस मेमोरीज को हम देखते हैं इसमें। और इसका कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसका कारण हमें देखने को मिलता है रिप्रेशन, इसका कारण दमन देखने को मिलता है। जितने भी परेशान करने वाली स्मृतियां हैं उसको हमारा मस्तिष्क दमन कर देगा, उसको हमारा मस्तिष्क क्या कर देगा? उसको रिप्रेस कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द प्रोसेस ऑफ चंकिंग परमिट्स अस टू, समूहन की प्रक्रिया निम्न में से किसकी अनुमति प्रदान करती है? समूहन की प्रक्रिया निम्न में से किसकी स्मृति प्रदान करती है? ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति की अवधि को बढ़ाना, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू एलटीएम, एलटीएम में सूचना प्रेषित करना, एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ आवर एटीएम, एसटीएम हमारे एसटीएम की क्षमता को बढ़ाना, एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ आवर एलटीएम, एलटीएम की क्षमता को बढ़ाना। समूहन किस चीज को करता है? तो फिर से बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। तो जो चंकिंग प्रोसेस है वो हमें किसको लेके जाता है? वो हमारे पास हमें मिलर के लॉ की तरफ लेके जाता है, जो हमें 5+-2 का मेमोरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, ये उसको एक्सपैंड करने का काम करता है। चंकिंग क्या करेगा? 7+-2, 5 से 9 तक का जो हमें देखने को मिलता है उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ये उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, ये उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देती। कौन सी प्रोसेस? चंकिंग। तो चंकिंग हमारे एसटीएम के मिलर लॉ यानी 5+-2 में जो एक आइटम है, एक आइटम की कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है। ये इसकी जो क्षमता है, क्षमता में वृद्धि कर देगी चंकिंग, कि हम आइटम के ही साइज को बड़ा कर लेंगे, हम आइटम के साइज को बड़ा कर लेंगे, हम आइटम के साइज को बड़ा कर लेंगे। Which of the following statement reflects the argument made by cognitive social learning theory? कौन सा कथन संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत की दलील को व्यक्त करता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा हमें देखने को मिल रहा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमें किसके द्वारा देखने को मिल रहा है? जब हम कॉग्निटिव सोशल लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जब हम संज्ञानात्मक सामाजिक अधिगम सिद्धांत के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस हैड कैपेसिटी टू डेवलप मॉरल बिहेवियर, मनुष्यों में सुदीर्घ काल से नैतिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता है, या फिर ह्यूमंस आर बॉर्न विथ इननेट डिस्पोजिशन, जो
हमारी जन्मजात विशेषताएं हैं जीन्स के द्वारा, उससे होता है। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ये इवोल्यूशनरी हो गया, ये हमारे पास जैव विकास के ऊपर बात कर रहा है, लंबे समय से हमें देखने को मिल रहा है। और इनेट डिस्पोजिशन के ऊपर जब हम बात करते हैं, जन्मजात के ऊपर बात करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल बात करता है, ये जैविक बात कर रहा है। जबकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, हमसे सोशल लर्निंग थ्योरी एससीटी पूछी गई, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक सामाजिक है, कॉग्निटिव सोशल है, ठीक, कॉग्निटिव सोशल के ऊपर बात कर रहा है। अब यहां पे बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन इज द वे ऑफ चिल्ड्रन मोरालिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन, सामाजिक रचना। तो सोशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कौन बात करते हैं, तो सोशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं हमारे पास वाइगॉस्की। वाइगॉस्की इसके ऊपर बात करते हैं कि हम सामाजिक रचना या सामाजिक निर्माणवाद से नैतिकता को बनाते हैं। जबकि हमसे सोशल लर्निंग पूछी गई है, सोशल लर्निंग सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर है, स्वनियमन के ऊपर है, जहां पे हम कोई रीजनिंग नहीं करते, यहां पे हम कोई तर्कना नहीं करते, ये बात करते हैं तर्कना की, ये बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन, जहां पे क्या करेगा, बच्चा तर्कना करके सीखेगा, बच्चा तर्कना करके सीखेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी थ्योरी है, ये बंदूरा की हमें रीजनिंग थ्योरी मॉरल थ्योरी देखने को मिलती है, ये बंदूरा का हमें देखने को मिल रहा है मोरालिटी थ्योरी, ये बंदूरा की मॉरल डेवलपमेंट है, ये बंदूरा का नैतिक विकास है, ये बंदूरा का नैतिक विकास हमें देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। Dash refers to the capacity of the nervous system to perceive a stimulus presented at an intensity that is below threshold. डैश का आशय तंत्रिका प्रणाली की वह क्षमता है जिससे देहली के नीचे स्थित तीव्रता पर एक उद्दीपक प्रस्तुत होने पर प्रत्यक्षित कर लेती है। अभिनव जी अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, 21-22 के बाद ही नहीं, 21-22 के बाद ही आएंगे। अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, 21 या 22 के बाद ही आएंगे। बिल्कुल, ये फिर से हमने देखा कि हमारे पास सीधा सीधा परसीव स्टिमुलस इंटेंसिटी दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड, तो हमारा जो सीमा है, दहली है, सीमा के नीचे की स्थिति के ऊपर जब हम प्रत्यक्षित करते हैं, परसेप्शन करते हैं, तो ये डेफिनेशन है सबलिमिनल परसेप्शन की, ये सूक्ष्म अवधारणा की परिभाषा है। ये सूक्ष्म अवधारणा की या धारणा की परिभाषा में देखने को मिलती है, सीधा सीधा हमें डेफिनेशन देखने को मिल रहा है। बिलो थ्रेशोल्ड का परसेप्शन, जब हम बिलो थ्रेशोल्ड का परसेप्शन देखते हैं, जब हम देहली के नीचे प्रत्यक्षण देखते हैं, तो इसको सबलिमिनल कहा जाता है। इसको सूक्ष्म अवधारणा कहा जाता है। ये सीधा डेफिनेशन क्वेश्चन है, परिभाषा दे रखी है। फिर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, सीधा सीधा एनसीईआरटी उठा के पूछी गई है। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। थ्योरी ऑफ अटेंशन, अवधान का सिद्धांत और शोधकर्ता। लड्डू क्वेश्चन है, फटाफट देखें अवधान का सिद्धांत किस किसने दे रखा है, फिर उसके हिसाब से। अर्ली सिलेक्शन, अटेंशन, लेट सिलेक्शन, मल्टी मॉडल। यहां पे अगर हम देखें थ्योरी ऑफ अटेंशन के ऊपर बात की गई है, तो अर्ली सिलेक्शन किसका है, तो अर्ली सिलेक्शन हमें चैरी का देखने को मिलता है। अर्ली सिलेक्शन हमें चैरी का देखने को मिलता है। चैरी अर्ली सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, जिसके कारण हम अलग अलग तरह से परसेप्शंस को
और रिस्पॉन्सेस को लेके चलते हैं, जो हम कंडीशनिंग के थ्रू देखेंगे। फिर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है एट्यूनेशन, छीनन, हमें ट्रांसमेंट का सिद्धांत देखने को मिलता है, जो हमारा छीनन धीरे धीरे होगा और हम उनसे दूर जाके सिलेक्टिव की तरफ जाएंगे। फिर हम देखेंगे लेट सिलेक्शन, तो लेट सिलेक्शन हमें डच का देखने को मिलता है, तो लेट सिलेक्शन हमें डच एंड डच का देखने को मिलता है, ड्यूशन ड्यूश लिखा है, ड्यूशन ड्यूशे का देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। और मल्टी मॉडल हमारे पास हाइंस का है, यानी जॉनस्टन एंड हाइंस का, जॉनस्टन और हाइंस का हमें देखने को मिलता है। आंसर हमें A2B4 ये हो गया सेकेंड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें। A person who had experienced an intensive negative emotion fails to recollect the emotional event. This is known as। तीव्र नकारात्मक संवेग अनुभव करने वाला व्यक्ति उस संवेग घटना को स्मरण में विफल हो जाता है। इसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसे किस रूप में जाना जाएगा? फिर से ये हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हमने देखा फ्रायड का हमारे पास क्या है, फ्रायड का हमें देखने को मिलता है रिप्रेशन है। ये हमारे पास फिर से क्या है, फ्रायड का रिप्रेशन है। ये किस चीज को दिखाता है? ये फ्रायड के रिप्रेशन को दिखाता है। और फ्रायड का दमन किस में आता है? ये एक मोटिवेशनल फॉरगेटिंग में आता है, ये अभिप्रेरित विस्मरण में आता है। जहां पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास रिप्रेशन है, ये क्या है? ये ईगो मोटिवेटेड सेल्फ डिफेंस हमें देखने को मिलता है। ये हमें अहम प्रेरित आत्म प्रतिरक्षा है। यह हमारे पास अहम प्रेरित आत्म प्रतिरक्षा रहती है, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन क्या करता है? मोटिवेटेड होकर फॉरगेट कर देता है उन सभी थॉट्स को, उन सभी विचारों को जो हमें परेशान कर सकते हैं, जो हमें परेशान कर सकते हैं। A person dressed in a gorilla suit walked unnoticed through a group of students playing basketball. How can this phenomenon be described? गोरिल्ला सूट पहने एक व्यक्ति बास्केटबॉल खेल रहे विद्यार्थियों के बीच अलक्षित होकर चला जाता है। इस परिघटना को कैसे वर्णन किया जाएगा? तो जब हम देखेंगे गोरिल्ला सूट में व्यक्ति अननोटिस्ड है, एक बच्चा जो है बास्केटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, और वो गोरिल्ला सूट पहन के वहां से गया, वो बच्चे कोई ध्यान नहीं देते, वो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अननोटिस्ड होकर चला जाता है। इस तरह की घटना को फिर से डेफिनेशन क्वेश्चन है, फिर से डेफिनेशन क्वेश्चन है, और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इन अटेंशन ब्लाइंडनेस। इससे अनवरदान अनदेखी कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं? बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो अटेंशन सबका किसके ऊपर है? तो यहां जो अटेंशन है वो किसके ऊपर है? अटेंशन है हमारे पास प्लेइंग बास्केट, तो प्लेइंग बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में लगातार बास्केट लिए हुए व्यक्ति की तरफ देखना पड़ेगा ताकि उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो यहां पर जो पूरा का पूरा अवधान है वो किसके ऊपर है? वो बास्केटबॉल खेलने पर है।
बास्केटबॉल खेलने के ऊपर है पूरा का पूरा अवधान, और चूंकि पूरा का पूरा अवधान बास्केटबॉल खेलने पर है, इसीलिए यहां पर इन अटेंशन ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है। कई बार आप देखेंगे कि आप किताब पढ़ रहे होते हैं और उसमें इतने तल्लीन होते हैं कि कोई आपके पास आ जाता है और आपको पता नहीं चलता। कई बार आप मोबाइल देखने में इतने तल्लीन होते हैं कि पीछे से मम्मी आके एक चमाट मारती है, देखते रहे पूरे दिन मोबाइल, पूरे दिन बस यही घुसे रहा मोबाइल में, पढ़ाई लिखाई तो तूने करनी नहीं है। तो ये जो चीज हमें देखने को मिलती है, ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये सारा का सारा इन अटेंशन ब्लाइंडनेस है, ये अनवधान की अनदेखी है जो हमें दिखाई देती है, अनवधान की अनदेखी हमें दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट देखें, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन के अनुकूल नहीं है, के शास्त्रीय अनुबंधन नहीं है, क्या नहीं है शास्त्रीय अनुबंधन? क्या शास्त्रीय अनुबंधन नहीं है? पहले देख लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, फिर हम नहीं है को देख लेंगे, नहीं है हमें उससे पता चल जाएगा। क्लासिकल अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन क्या चीज हमें देखने को मिलती है। इससे हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहेंगे। क्या इसे हम उत्तरदाता अनुकूलन कह सकते हैं? क्या इसे हम उत्तरदाता अनुकूलन कह सकते हैं? तो बिल्कुल इसे हम उत्तरदाता अनुकूलन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर व्यक्ति को जिस जिस तरह के उद्दीपक मिलेंगे उसके प्रति क्रिया करते हुए अनुकूलन होगा। जो हमें स्टिमुलस चेंज मिल रहा है, जो हमें उद्दीपक में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, स्टिमुलस का चेंज देखने को मिल रहा है, उस स्टिमुलस के चेंज होने से जो हमारा हम देखेंगे चेंज है इन द वेरियस काइंड ऑफ एसोसिएशन, सह संबंधन में जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन हमें ये अनुकूलन देता है, वो परिवर्तन ये हमें अनुबंधन देता है। इसीलिए ये हमारे पास उत्तरदाता अनुकूलन कहला सकता है, ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहला सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्स चेंज हुआ है। यहां पे हमारा रिस्पांस चेंज हुआ है। जो पहले हमें देखने को मिल रहा था पेवलोव के एग्जाम्पल में कि फूड के लिए हमें रिस्पांस देखने को मिलता था, वो बदल के किसके ऊपर हो गया, वो बेल के लिए हो गया। जो हमें पहले फूड के लिए रिस्पांस था, ये चेंज होके किसके लिए हो गया, बेल के लिए हो गया। भोजन का जो प्रतिक्रिया थी वो किसके लिए हो गई, वो अब घंटी के लिए हो गई। तो इसीलिए ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग उत्तरदाता अनुकूलन देखने को मिलता है। अब प्रीवियसली नेचुरल स्टिमुलस कम टू इलिसिट अ रिस्पांस आफ्टर इट इज पेयर्ड विद अ स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली इलिसिट्स दैट रिस्पांस। तो यहां हम किस चीज को देख रहे हैं, एक पहले के निष्पक्ष उद्दीपक को किसी स्वचालित ढंग से प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाले उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है। यह भी बिल्कुल ठीक है, ये स्वचालित था, फूड और लार। रिस्पांस हमारे पास क्या है, रिस्पांस हमारे पास लार है। ये हमारे पास क्या है, रिस्पांस हमारे पास सलाइवा है। तो पहले ये ऑटोमेटिक था, अब हमने क्या करा, हमने एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ देखने को मिल गया। ठीक है, निष्पक्ष उद्दीपक को हमने जोड़ दिया। ठीक, तो ये पहले ऑटोमेटिक था, अब ये हमने बेल के साथ जोड़ दिया, तो ये भी ठीक देखने को मिल रहा है हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर देखते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलसो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये गलत है। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नहीं कहते। क्लासिकल तथ्य आधारित कुछ निश्चित बिना उद्देश्य किसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ये उल्टा, हिंदी उल्टा हो गया है। क्लासिकल अनुकूलन को नैमित्तिक अनुकूलन भी कहा जाता है, ये गलत है, नहीं ना, हिंदी ऊपर नीचे हो गया, हिंदी ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग नैमित्तिक अनुकूलन नहीं है, नैमित्तिक अनुकूलन नहीं है। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस। क्लासिकल तथ्य में कुछ निश्चित अध्यापक कुछ सीखे ही कुछ निश्चित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिकल अनुकूलन में उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो यह भी गलत है। स्टिमुलस एंड रिस्पांस, क्लासिकल अनुकूलन में उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में हमें कोई संबंध देखने को नहीं मिल रहा। सेम ही नहीं हो गया, अच्छा ये डबल कर देगा, बस ये क्वेश्चन डबल हो गया, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें
ये भी गलत देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो है ही ना, ये एसआर तो है ही, ये हमारा बन गया कितना कंडीशन स्टिमुलस, ये है अनकंडीशन स्टिमुलस। एसआर अनुबंधन तो है ही ना, एसआर अनुबंधन तो है ही, तो यानी डी भी हमें गलत देखने को मिल रहा है, डी भी गलत देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सी का स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो सी और डी हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, गलत देखने को मिल रहे हैं, सी और डी हमें गलत देखने को मिल रहे हैं। देखिए आंसर में क्या है, 4 ही होने चाहिए थे ना, यहां 5 दे दिए थे। ए, सी और डी, चौथा आ गया, सी और डी गलत देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी, कौन प्रत्यक्ष परक ज्ञान के बारे में सही है। तो जो हमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देखना है उसमें हमें क्या चीज सही देखने को मिल रही है, क्या चीज सही देखने को मिल रही है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में, शेप, इल्यूमिनेशन, कलर और डिस्टेंस। सही पूछा गया है। तो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है शेप में, कलर में, साइज में, इसमें हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। डिस्टेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्टेंस में हमेशा हमें इल्यूजन्स देखने को मिलते हैं, भ्रम में देखने को मिलता है। जैसे हम मोशन पैरालैक्स की बात करें या मर्जिंग की बात करें, ये हमें भ्रम देखने को मिलेगा। वहीं पर इल्यूमिनेशन में चाहे हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, स्व हमारे पास जो गति, स्वगति भ्रम देखने को मिलता है, या फिर हम देखते हैं हमारे पास फाई फेनोमेना, फाई घटना की बात करते हैं, तो ये भी इल्यूजन है, ये भी भ्रम है ना। इसमें भ्रम में हमें क्या देखने को मिला, इसमें 2 है, ऑटोकाइनेटिक, इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है, फाई फेनोमेना, ये 2 हमें भ्रम देखने को मिलते हैं। इल्यूजन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मोशन पैरालैक्स है जो डिस्टेंस का देखने को मिलता है, या फिर हमें देखने को मिलता है जो लीनियर पर्सपेक्टिव हम कहते हैं, ये हमें इल्यूजन देखने को मिलता है। यहां भ्रम हमें देखने को मिलता है द्विनेत्री या एक नेत्री, इन दोनों से ये डिस्टेंस का हमें द्विनेत्री एक नेत्री का अंतर देखने को मिलेगा, या हमें देखने को मिलता है एक अंतर उसका रेटिना डिस्पैरिटी, रेटिना के विभंतर को हमें देखने को मिलता है। ये सारे भ्रम है, तो आंसर यहां ए और सी देखने को मिला, आंसर पहला हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, कौन सा इनमें से लॉन्ग टर्म मेमोरी है, कौन सा लॉन्ग टर्म मेमोरी है, किससे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में देखेंगे इसको। तो सेंसरी मेमोरी नहीं होता, ये तो हमें पहले ही पता चल गया, सेंसरी मेमोरी नहीं होता एलटीएम। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं हम, जब हम एलटीएम की बात करते हैं, तो सेंसरी मेमोरी एलटीएम नहीं है। सेंसरी मेमोरी हमारे पास 1 सेकंड से भी कम रहती है, सेंसरी मेमोरी 1 सेकंड से भी कम रहती है, तो ये हमारे लिए नहीं देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें डिक्लेरेटिव मेमोरी, बिल्कुल लॉन्ग टर्म मेमोरी है। फ्लैशबल्ब मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ये तीनों हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी देखने को मिलेंगी, आंसर यहां पहला हो गया। तो प्रिंसिपल क्लासिकल कंडीशनिंग इज यूज्ड इन, क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन किस में इस्तेमाल किया जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन किस किस में इस्तेमाल किया जाता है। टोकन इकोनॉमी हमारे पास पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, जो कि किसका है, जो कि हमें देखने को मिलता है ऑपरेंट, क्रिया प्रसूत है। ये हमें क्या देखने को मिलता है, क्रिया प्रसूत देखने को मिलता है। जब हम टोकन इकोनॉमी कहते हैं तो ये हमें क्रिया प्रसूत देखने को मिलता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, सुव्यवस्थित असंवेदीकरण, ये हमें देखने को मिलेगा कि बिल्कुल ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। हम जब असंवेदीकरण कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को
क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और डिसेंसिटाइज करेंगे, हम यहां पे असंवेदीकृत करेंगे। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, वैद्युत आयलन उपचार जब हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक फिर से शॉक यानी पनिशमेंट है। ये क्या है, ये पनिशमेंट है, ये एक दंडात्मक बलन देखने को मिल रहा है, दंडात्मक बलन देखने को मिल रहा है। तो दंडात्मक बलन फिर से क्या हो गया, ये ऑपरेंट हो गया, ये क्रिया प्रसूत हो गया। ये हमें क्रिया प्रसूत देखने को मिला, ये फिर से हमें क्रिया प्रसूत देखने को मिला। एवर्जन थेरेपी, विरुचि उपचार, ये फिर से हमें शास्त्रीय अनुबंधन देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे हम विरुचि उत्पन्न कर देंगे, तो आंसर यहां पे हमें देखने को मिला डी। तो इलेक्ट्रिक के शॉक देना या फिर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, स्मॉल रिवॉर्ड्स पार्शियल रीइंफोर्समेंट है क्योंकि हम स्मॉल रिवॉर्ड्स देते हैं, या टोकन रिवॉर्ड्स कहते हैं इसको, स्मॉल भी ना कह के टोकन रिवॉर्ड्स देते हैं। यहां टोकन रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, यहां पे टोकन पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो टोकन पुरस्कार एक बल हो गया, ये यहां पे पनिशमेंट हो गया जब शॉक दे रहे हैं। मैच करें सिमेंटिक, एपिसोडिक, फ्लैशबल्ब और प्रोसीजरल को। शब्द अर्थगत स्मृति, उपख्यानात्मक स्मृति, क्षणिदीप्त स्मृति और कार्यविधिक स्मृति, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच कर रहे हैं, तो देखें इसको कैसे कैसे हम मैच करेंगे। तो जनरल नॉलेज और फैक्ट्स आ गए, सामान्य ज्ञान और तथ्य आ गए, सीधा सीधा सीमेंटिक मेमोरी, अर्थगत स्मृति हमें देखने को मिल गया, अर्थगत स्मृति हमें देखने को मिल गया। एपिसोड यानी जीवन की घटना होनी चाहिए। इवेंट्स ऑफ लाइफ, किसी काल, स्थान अथवा संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं की स्मृति। तो बी का हमें 4 देखने को मिल गया, बी का हमें 4 देखने को मिल गया, घटनाओं की स्मृति। फ्लैश बल्ब, कोई ऐसी स्मृति जो कि हमारे दिमाग में छप जाए, हमारे दिमाग में छप जाए। तो ये कौन सी हमें देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट इवेंट, स्नैपशॉट ऑफ द इवेंट, कोई विशिष्ट महत्व वाली घटना जो हमारे दिमाग में फोटो की तरह छप जाए, तो ये हो गई फ्लैश बल्ब मेमोरी। और प्रोसीजर, स्किल्स की, कौशल की जो होती है स्मृति, किसी कार्य को करने की स्मृति, प्रोसीजर। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर यहां पे हमें क्या देखने को मिल गया, आंसर यहां देखने को मिल गया, एक मिनट, A1 और B4, A1 और B4, आंसर चौथा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, इन अ फिगर ग्राउंड परसेप्शन द स्टिमुलस विद 2 or more distinct reason, the reason seen as figure contains the object of interest and the other reason proceeded as the background। तो बिल्कुल कथन हमें ठीक देखने को मिल रहा है। इस कथन को अगर हम देखें तो हमें यह ठीक देखने को मिल रहा है। जो हमारे पास विशिष्ट क्षेत्र में उद्दीपक होगा उसे हम आकृति लेते हैं और बाकी सबको हम क्या देखेंगे, अन्य क्षेत्र को हम पृष्ठ लेंगे, अन्य क्षेत्र को हम पृष्ठ लेंगे, अन्य क्षेत्र को पृष्ठ लेंगे। जो हमारा कंसर्न होगा उसे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास फिगर कहलाता है और अदर को हम बैकग्राउंड कहते हैं। तो यह कथन बिल्कुल ठीक है। फिगर ग्राउंड परसेप्शन कैन बी एम्बिग्युअस, आकृति आधार प्रत्यक्ष संदिग्धार्थी हो सकता है। बिल्कुल, कई बारी हमारे लिए कुछ और फिगर हो सकता है, कई बारी कुछ और फिगर हो सकता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह का फिगर ग्राउंड परसीव कर सकते हैं। विभिन्न लोग अलग अलग आकृति और पृष्ठ का अवधारणा कर सकते हैं, इसीलिए ये संदिग्धार्थी होता है, ये एम्बिगुअस हो सकता है। दोनों सही हैं, स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हमें देखने को मिल रहे हैं। Assertion रीजनिंग का है, मासिक सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन बी टर्म्ड एज रीइंफोर्समेंट एट वर्कप्लेस। सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन को कार्यस्थल प्रबलीकरण कहा जा सकता है, कार्यस्थल प्रबलीकरण कहा जा सकता है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें यह कथन देखने को मिल रहा है, ठीक, कि हम मान सकते हैं कि हर महीने जो तनख्वाह आ रही है वही काम करने के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है।
इसके ऊपर हम देख चुके हैं कि यहां पे हमारे पास जो हमें हार्सबर्ग का थ्योरी देखने को मिलता है वो इसके ऊपर बात भी करता है। हार्सबर्ग का जो मोटिवेशन सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत, वो इसके ऊपर बात भी करता है। ये एक हमारे पास हाइजीन हमें देखने को मिलता है, ये एक हाइजीन है हमारा। ठीक है, फिर वेरिएबल रेशियो एज अ पार्शियल रिइंफोर्समेंट शुरू लीड्स टू हायर रेट ऑफ। तो वेरिएबल रेशियो, आंशिक प्रबलीकरण हम देख रहे हैं अनुसूची का, एक उच्चतर दर का कारक बनती है। तो ये हमें पता है कि सबसे अच्छा जो हमारे पास हमें कंडीशनिंग देखने को मिलता है, सबसे अच्छी जो हमें अनुबंधन देखने को मिलता है वो वेरिएबल रेशियो एंड पार्शियल रिइंफोर्समेंट में देखने को मिलता है। आंशिक प्रबलीकरण अनुसूची में और जहां पे हमारे पास चर अनुपात हो वहां सबसे बेहतर हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे बेहतर कंडीशनिंग है, सबसे बेहतर कंडीशनिंग है। दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां बात की गई है किसकी, यहां बात की गई है फिक्स्ड रेशियो की। यहां पर हमारे पास स्थिर अनुपात की बात की गई है और यहां पे बात की गई है वेरिएबल रेशियो की, यहां पर चर अनुपात की बात की गई है। तो इसीलिए ये दोनों कथन तो ठीक है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ठीक है कि प्रबलन है हमारे पास, लेकिन ये फिक्स्ड होता है, हर महीने तनख्वाह फिक्स्ड मिल रही है, हर महीने उसी डेट को तनख्वाह मिलेगी, तो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या होगा, अगर मुझे वेरिएबल रखना है तो हम तनख्वाह के अलावा क्या देते हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में दिया जाता है, इंसेंटिव। हम कहते हैं ना इतना काम करोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा, इतना काम करोगे तो ये इंसेंटिव, वो इंसेंटिव वेरिएबल होता है। तो यहां पे वेरिएबल नहीं है, यहां केवल फिक्स्ड है, इसीलिए आंसर सेकंड होगा, आंसर सेकंड देखने को मिलेगा। तो साथियों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आया होगा आपको पसंद, ये सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन आपने किया होगा एंजॉय, ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। तो कल मैं लेके आऊंगा कौन सा, कल मैं लेके आऊंगा छठा यूनिट। छठे यूनिट के लिए तैयार रहिएगा, 6 यूनिट के लिए तैयार रहिएगा। तो जो 6 यूनिट हमें देखने को मिलता है, कौन सा है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट हमें देखने को मिलता है, एक मिनट बताता हूं। थिंकिंग इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, चिंतन और हमें बुद्धि और सृजनात्मकता का छठा यूनिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कल छठा यूनिट रहेगा। जितने साथी देर रात तक जुड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों के कारण मुझे मोटिवेशन होती है कि मैं बार बार वापस आगे क्लासेस लूं। आप सभी को त्योहार के लिए शुभकामनाएं, अभी 2 दिन त्योहार है, इन सभी के लिए शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोगों से होगी मुलाकात। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं साथियों, जय हिंद।